नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हिंदी की जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितनी भी ये शिक्षण विधियाँ हैं मैंने इनके एक एक क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप हर क्वेश्चन तक अपनी पहुँच रखिएगा और वीडियो के एंड में आपका जो भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और जो भी स्टूडेंट रीट एग्ज़ाम की ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें केवल एक चीज़ कहूँगा कि आप हमेशा सकारात्मक सोच रखें और कड़ी मेहनत करें। निश्चित ही आप सफलता के भागीदार रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी रीट एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो तहे दिल से अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें वक्ता तथ्यों तथा विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मॉर्गन, वासबर्न, रिस्क या फिर कोई नहीं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो व्याख्यान विधि की यह परिभाषा प्रस्तुत की गई थी रिस्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आप ध्यान रखिएगा, व्याख्यान विधि का एक फैक्ट आप और ध्यान रखना कि यह विधि केवल उपयोगी है उच्च स्तर की कक्षाओं में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किसने किया था? डेजी मॉर्गन, मॉरिसन, हेलेन पार्कहर्स्ट या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किया था मॉरिसन ने। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो वो है डेजी मॉर्गन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है इसका एक अन्य नाम भी है निरीक्षण स्वाध्याय विधि। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था? अमेरिका, जर्मनी, टर्की या फिर फ्रांस? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रत्यक्ष विधि के संबंध में आप फैक्ट एक ध्यान रखना कि मातृभाषा का प्रयोग इस विधि में वर्जित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग वोक्कल आइंस्टीन विद्यालय जो कि मुंबई में है वहां पर किया गया था। नेक्स्ट आगे दे रखा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है? उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो अज्ञात से ज्ञात की ओर दे रखा है ये शिक्षण सूत्र नहीं है आगमन विधि का। बाकी जो ये तीनों दे रखे हैं ये शिक्षण सूत्र हैं आगमन विधि के। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं आगमन विधि के, जैसे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, करके सीखो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो कौन सी है? प्रयोजन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो प्रयोजन विधि है ये करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रयोजन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के गुरु का नाम आप जरूर ध्यान रखना, जॉन डेवी। आगे देखते हैं, नियम को स्पष्ट कर उदाहरण देना किस शिक्षण विधि में होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, डाल्टन विधि या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निगमन विधि। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है नियम से उदाहरण की ओर। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, नियम को स्पष्ट कर उदाहरण देना। इसके अलावा भी निगमन विधि के कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर। ये इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र है निगमन विधि के। आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्रिय कमजोरी के आधार पर एक नवीन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी, हेनरी कोल्डवेल कुक या फिर महात्मा गांधी? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, मारिया मॉन्टेसरी ने इस नवीन पद्धति का प्रतिपादन किया था, जिसका नाम क्या है? साचर्य विधि। इसे मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने मंदबुद्धि बालकों पर शोध किया था। कहाँ की है? तो ये इटली की है। आगे देखते हैं, फिर डाल्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया था हेलेन पार्कहर्स्ट ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस विधि का प्रयोग कविता शिक्षण में अधिक होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, रसास्वादन विधि का प्रयोग कविता शिक्षण में अधिक होता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इससे संबंधित एक फैक्ट आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक यह पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, रसास्वादन विधि, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक स्तर के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है। अगर एक ऑप्शन यहाँ पर और जोड़ दिया जाए कि आंगनवाड़ी स्तर या फिर छोटे शिशुओं के लिए, तो आप फिर वहाँ पर वो आंसर सही करके आना अनुकरण विधि में। आगे देखते हैं, ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन, माइकल, शेमर, डेविड या फिर बोसिंग? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माइकल शेमर। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ध्वन्यात्मक विधि क्या होती है? इसमें ध्वनि की समानता रखने वाले वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है, जैसे कि धर्म, कर्म, इस प्रकार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भाषा संसर्ग विधि का प्रमुख दोष क्या है? फर्स्ट बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पर ये दोष दे रखे हैं, ये सभी दोष होते हैं भाषा संसर्ग विधि के, लेकिन इनमें से सबसे अधिक प्रमुख कौन सा है वो आपको बताना है। समय अधिक लगता है, खर्च अधिक आता है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता है, या फिर व्यवस्थित ज्ञान का यहाँ पर अभाव होता है। यहाँ पर ये अभाव है। तो आप बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। भाषा संसर्ग विधि का सबसे प्रमुख दोष है कि इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं करवाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये भाषा संसर्ग विधि है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तम विधि है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि कौन सी है? अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा समवाय विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इसका एक अन्य नाम भी है पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक कौन है? क्रो एंड क्रो, मॉरिसन, फ्रॉबेल या फिर डॉटसन? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक हैं डॉटसन। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द्विभाषी पद्धति को दो भागों में बांटा गया है, अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक कौन है? लॉरेंस एम स्टालुरो, डेविड डेनियल डेविस, क्राउडर या फिर एक और दो दोनों, यानी ये दोनों? तो अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एक और दो दोनों। तो आप ध्यान रखिएगा, भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक हैं लॉरेंस एम स्टालुरो और डेनियल डेविस, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये विधि है इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और ये एक महंगी विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी विधि संस्कृत से उत्पन्न हुई है? समवाय विधि, सूत्र विधि, इकाई विधि या फिर श्रुतलेख अभ्यास विधि? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूत्र विधि। ये जो उत्पन्न हुई है ये हुई है संस्कृत से। और एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जो निगमन विधि है उसी के समान ये है सूत्र विधि, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, किस शिक्षण विधि में विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार कई इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है? तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इकाइयों में विभक्त कर रहे हैं तो कौन सी विधि होगी? इकाई विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। और इस विधि के प्रवर्तक कौन है? HC मॉरिसन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विद्यालय एक उद्यान है, शिक्षक एक माली हैं व बालक फूलों के पौधे हैं, कथन संबंधित हैं, किस विधि से? आप बताएं। मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, हर्बर्ट विधि या फिर डॉल्टन विधि? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा किंडरगार्टन विधि से संबंधित है ये कथन। और इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रॉबेल, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, कौन सा असंगत है? खेल विधि, हेनरी कोल्डवेल कुक, डॉल्टन विधि, हेलेन पार्कस्ट, विनेटिका विधि, कॉल्टन वॉसबर्न और ड्रेकोली विधि, लुई ब्रेल? तो यहाँ पर जो असंगत है वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ड्रेकोली विधि के प्रवर्तक लुई ब्रेल नहीं थे। लुई ब्रेल ने एक लिपि दी थी, ब्रेल लिपि, और जो ड्रेकोली विधि है इसके जो प्रवर्तक थे वो थे ड्रेकोली। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा और इन तीनों विधियों के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, इनके प्रवर्तकों के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है?
तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि या फिर अनुकरण विधि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली जो विधि है ध्वनि साम्य विधि। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अब मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंक्लूड किए हैं, ये आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप एंड तक देखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर हमारा दे रखा है भाषाई कौशल। आपके एग्जाम में डायरेक्टली मेंशन है भाषाई कौशल। तो आपके 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए। सुब्बोपल्ली, सु से क्या होगा? सु से होगा सुनना, बो से होगा बोलना, प से होगा पढ़ना और ली से होगा लिखना। सुनना यानी श्रवण कौशल, बोलना यानी कौन सा कौशल होगा? वाचन कौशल, पढ़ना से पठन कौशल, लिखना से लेखन कौशल। इनका विकास होता है, जैसे कि ये दे रखा है श्रवण कौशल, इसका विकास किससे होगा? इसका विकास होगा आदर्श वाचन से। वाचन कौशल का विकास होगा अनुकरण वाचन से, पठन कौशल का मौन वाचन से और जो लेखन कौशल है इसका विकास होता है गृह कार्य से। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 आगे वाले काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं फिर। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए जो यहाँ पर ये दे रखा है वाचन कौशल, श्रवण कौशल की कोई विधियां नहीं होती है, इनकी विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम वाचन कौशल की जो विधियां वो देखते हैं, फिर पठन कौशल की विधियां देखेंगे, फिर लेखन कौशल की विधियां देखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है वाचन कौशल की विधियां। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, सस्वर वाचन और मौन वाचन। आप चाहे तो कहीं पर इन सभी वीडियो को उतार दे, इनके बारे में आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए। तो स्वस्वर वाचन ये भी 3 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सामूहिक वाचन। फिर मौन वाचन है, मौन वाचन को भी 3 भागों में बांटा गया है, द्रुत वाचन, सिंहावलोकन और विहंगावलोकन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार होते हैं इन दोनों के, ठीक है। और ये दोनों किसके प्रकार है? तो ये है वाचन कौशल के प्रकार। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा दे रखा है पठन कौशल की विधियां। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? शब्द पठन की विधियां और वाक्य पठन की विधियां। फिर शब्द पठन की विधियों को देखो और कहो विधि, साहचर्य विधि, पठन अनुकरण विधि और ध्वनि साम्य विधि, इनमें विभक्त किया गया है। और जो वाक्य पठन विधि है इसको वाक्य विन्यास विधि और चित्र कहानी विधि, इसमें विभक्त किया गया है। तो आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाक्य विन्यास विधि है ये किस कौशल की विधि है। फिर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये पठन कौशल की विधि है, पठन कौशल में भी वाक्य पठन की विधियां, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर लेखन शिक्षण की विधियां। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, सीखने सिखाने की विधियां और सुलेख की विधियां। तो जो सीखने सिखाने की विधि है उसमें सबसे पहले अनुकरण विधि, ये आप ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर ये दे रखी है अनुकरण विधि, ये लेखन शिक्षण की विधि है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और जो ये अनुकरण विधि है इसे 2 भागों में बांटा गया है, रूपरेखा अनुकरण विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसके अलावा सीखने सिखाने की विधियां कौन सी है? खेल खिलौना विधि, पेस्टोलॉजी विधि और जेकाटाट विधि। सुलेख की विधियां 3, अनुलेख विधि, प्रतिलेख विधि और श्रुतलेख विधि। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, अब है गद्य शिक्षण की विधियां। इन सभी के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, लेकिन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछना चाहे एग्जामिनर, तो आपसे पूछ सकता है कि जो ये खंडान्वय और दंडान्वय विधि है, किस प्रकार की विधियां हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये पद्य शिक्षण की विधियां हैं। तो इनमें कौन कौन सी आती है? गीत विधि, इसके अन्य नाम है प्रदर्शन विधि, अभिनय विधि या फिर रसास्वादन विधि, व्यास विधि, समीक्षा विधि और खंडान्वय दंडान्वय विधि और तुलनात्मक विधि। तो आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। इसमें वाचन विधि या फिर आदर्श वाचन, आदर्श प्रणाली, ठीक है, अर्थबोध प्रणाली, समीक्षा विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और तुलनात्मक विधि। ये नीचे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले दोनों काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दोनों विधियां किसकी है? तो गद्य शिक्षण की विधियां। और आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इन वीडियो से संबंधित, तो इन दोनों में से आपके क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना रहेगी। आगे दे रखा है नाटक शिक्षण की विधियां। नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर दे रखा है कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि और मूक अभिनय विधि और व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये तीनों विधियाँ काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है नाटक शिक्षण की विधियों में। ऐसे 1-2 विधियाँ और भी हैं जो कि न के बराबर महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों विधियाँ आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, ये तीनों विधियाँ हैं नाटक शिक्षण की विधियाँ। इसके अलावा और देखते हैं कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी शिक्षण की विधियों को कहानी विधि, ठीक है, इसमें कहानी विधि आती है। कहानी विधि को 3 भागों में बांटा गया है, कहानी कथन विधि, चित्र कहानी विधि और अधूरी कहानी पूर्ति विधि। तो आइए आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं रचना शिक्षण की विधियाँ। तो रचना शिक्षण की विधियों में सबसे पहले है अनुकरण विधि, फिर है देखो और रचो विधि, प्रबोधन विधि और उद्बोधन विधि, ठीक है, उद्बोधन विधि यहाँ पर। तो ये चारों आप ध्यान रखिएगा। जो अनुकरण विधि है ये अलग अलग शिक्षण विधियों में शामिल है, जैसे कि हमने आगे देखा था वाचन में जो वाचन कौशल की विधिया है, लेखन कौशल की विधिया है, उसमें भी ये शामिल हैं, लेकिन अलग अलग है, ये आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। और आगे दे रखा है व्याकरण शिक्षण की विधियों में आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर भंडारकर विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, तू पढ़ विधि और समवाय, सहयोग, सहसंबंध और समन्वय विधि, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारी विधियां हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। जितने भी मैंने आपको ये शिक्षण वीडियो बताई है ये आपके रीट एग्जाम में मेंशन है और यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी शिक्षण वीडियो के बारे में आपको लगभग 5 से लगाकर 10 लाइनें याद होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली याद होनी चाहिए, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी शिक्षण वीडियो पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।